कार्यपत्रक 81-81। यहाँ पर आपको कहानी दे रखी है जिसे रीड आउट करना है और कहानी को बढ़ाना है आगे, और अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। तो कहानी को रीड आउट करेंगे। एक बकरी चरने के लिए जंगल गई, सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको सच्ची बातें बताऊंगी। 3। बाघ बकरी की बात मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे न खाओ और यह बात दूसरे बाघों को जाकर बताओ तो वे तुम्हारी बात को झूठा मानेंगे। सच है ना? बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम मुझे न खाओ और मैं यह बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वो मुझे झूठा समझेंगी। सच है ना? तो बाघ बोला, हाँ ये भी सच है। तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच ये है कि तुम्हारा पेट भरा है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। सुनकर बाघ को हंसी आ गई। बोला, बिल्कुल सच्ची बात है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बकरी की मित्रता कैसे संभव है? बकरी बोली, बाघ और बकरी की मित्रता कैसे संभव है? कहाँ आप शक्तिशाली मांसाहारी जीव और कहाँ मैं निर्बल सी शाकाहारी जीव। बाघ बोला, नहीं, शक्ति से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बुद्धि शक्ति से बड़ी है। तो मैं तुमसे प्रभावित हो गया हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से आपको ये कहानी आगे बढ़ानी थी। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहते हैं? कोई 2 नाम सोच करके बताइए, जैसे बुद्धिमान बकरी और बाघ। ठीक है, तो बकरी और बाघ की यहाँ पर बात हुई है, तो यहाँ पर एक शीर्षक दे सकते हैं, बकरी और बाघ। नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बाघ बोला, इनमें बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इनको, एकदम सच है पूर्ण विराम। दूसरा सच बताओ, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 81, कार्यपत्रक 81 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 82, वर्कशीट 82 का सॉल्यूशन, 82 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आपने साइकिल चलाना किससे और कैसे सीखा? लिखिए। मैंने साइकिल चलाना बचपन में अपने माता पिता व भाई से सीखा। जैसे जैसे छोटी साइकिल को वह चलाता था, नकल करके मैं भी चलाता था। साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? लिखिए। साइकिल चलाने से आसपास के बाजार से कुछ सामान लाना हो तो मैं तुरंत सामान लाकर दे देता हूँ। अपने मित्रों के घर ट्यूशन पढ़ने साइकिल से जाता हूँ। साइकिल से प्रदूषण भी नहीं होता है। महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगा, उसके जीवन में क्या क्या उनसे उनके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए? लिखिए। तो आपने साइकिल तो देखा ही होगा, साइकिल जो महिलाओं द्वारा आंदोलन जो है, आपके चैप्टर है साइकिल की यात्रा, तो वहाँ पर उस चैप्टर को बहुत गहन अध्ययन करेगा। बहुत सुंदर चैप्टर है, जिस तरह से महिलाओं ने आंदोलन किया साइकिल के लिए, तो उसी से रिलेट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। महिलाओं में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जागा है, उसके कारण महिलाएं बाजार जाना आना, लघु उद्योग का कार्य करने लगी हैं। वे आत्मनिर्भर बन गई हैं। अब तो स्कूटी, कार और साइकिल भी चलाने लगी हैं। आपके स्कूल में इस साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसके साइकिल चलाने के अनुभवों को बताइए। तो आपको किसी भी जो आपका फ्रेंड साइकिल लेकर आता है स्कूल से, उससे पूछना है कि उसे क्या अनुभव होता है, क्या रास्ते में होता है उसके संग में। तो वह स्कूल आने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह कम समय में स्कूल पहुंच जाता है, विद्यालय पहुंच जाता है। बाहर जाने में डर नहीं लगता है। साइकिल चलाते समय स्वच्छंदता और आनंद की अनुभूति होती है ना, खुले आसमान में विचरण करते हुए। शरीर स्वस्थ रहता है क्योंकि व्यायाम भी होता है, पैरों का कसरत होता है। स्कूल जाने आने में पैसों की बचत होती है और पैसे भी खर्च नहीं होते, और फ्री में हम स्कूल जाते आते हैं उससे। तो ये चीज़ें अनुभव के आधार पर लिखी है। आपको इसके अलावा भी जो भी मिले अनुभव आपके फ्रेंड के द्वारा, तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 से। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर अपठित गद्यांश है जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो इसे पढ़ना है और देन इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आंसर करने हैं। एक कंपनी ने नई कार बनाई, उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई। लेकिन बाहर निकालते समय पता चला कि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दरवाजे को ऊपर से 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकालकर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहाँ एक खड़ी मजदूर ने कहा, साहब अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है बताओ अब क्या करना चाहिए। मजदूर ने चुपचाप चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। हवा कम हो जाने से कार लगभग 2 इंच कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब अब कार आराम से निकल जाएगी। सभी अधिकारी उसकी प्रशंसा करने लगे।
तो यहाँ क्वेश्चन है, सभी अधिकारी परेशान क्यों थे? क्योंकि कार की ऊंचाई दरवाजे से अधिक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा? हमें अधिकारी का स्वभाव धीरज रखने वाला व दूसरों की बात सुनने वाला लगा। एक तो होता अरे तुम मजदूर हो, तुम चुप रहो, तुम हमें क्या सिखाओगे, एक तो ये बोलता, और एक उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम बताओ सुझाव, हम देखेंगे तुम्हारा सुझाव कैसा है। तो इससे जो अधिकारी है वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का लगा, ठीक है, धीरज रखने वाला और दूसरों की बात सुनने वाला। कार निकालने की समस्या का समाधान किसने किया और कैसे किया? एक मजदूर ने। उसने पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल कर कार की ऊंचाई को 2-2 इंच कम कर दिया। तो क्योंकि कार की हवा नहीं होगी तो टायर अपने आप ही पिचक जाएंगे, और पिचक जाने से क्या होगा, अपने आप ही जो ऊंचाई है वो कम हो जाएगी कार की। मजदूर की प्रशंसा किसने की? सभी अधिकारियों ने। इस घटना से आप क्या समझते हैं कि कोई भी समस्या आने पर धीरजता के साथ उसका सामना करना चाहिए और छोटे बड़े सभी से उसके हल के समाधान के बारे में पूछना चाहिए या बातचीत करनी चाहिए। आपने आपके किसी परिचित ने कभी किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो तो लिखिए। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है या कराया है तो आप अपने समाधान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 83 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 84, जिसमें है सामासिक पदों की पहचान कर पाना। समस्त जो पद हैं उनकी पहचान कर पाना कि वो कौन से समास से हैं। तो जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल चारपाई। देखिए मैंने आपसे बहुत बार कहा है, किसी भी वर्ड में अगर आपको संख्या दिखाई, शब्द में संख्या दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में, तो आप आंख बंद करके उसे क्या कर दीजिए, द्विगु समास में डन कर दीजिए। सामान्यतः सभी शब्दों में ऐसा ही होता है। कुछ एक शब्द हो सकते हैं अपवाद के तौर पर, जो कि बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल भी आपको लग सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ तक है 99.99% आपके वो समास होंगे द्विगु समास। अगला है महाराज। महाराज जो महान है, राज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजा जो महान है, जिसका कर्म बता रहा है, कर्मधारय है हो गया, ठीक है, जिसमें कर्म की तुलना की जा रही है कि वो जैसे राजा जो है वो महान है, यानी कि उसी कर्म की तुलना की जा रही है, कर्म को धारण करने वाला है राजा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कर्मधारय। त्रिनेत्र, अगेन 3 नेत्र हो जाएंगे, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ये द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरह से माखन चोर, माखन चुराने वाला हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास, जो कि यहाँ पर नहीं है, आप लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो यहाँ पर देखिए द्विगु समास में हो जाएगा। इसी तरह से नील गाय, नीली गाय, गाय की विशेषता है कि वो नीली है, तो ये कर्मधारय हो गया। स्वर्ण कमल, सोने का कमल, ये भी विशेषता हो गई, कर्मधारय में आ जाएगा। विद्यालय, विद्या का आलय, यहाँ पर इसके आप जब अलग करेंगे तो तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा। तत्पुरुष समास में देखिए जो कारक चिन्ह होते हैं ना, वो तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होते हैं। सप्ताह, 7 दिन का जो सप्ताह होता है, तो 7 दिन का सप्ताह, 7 दिन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो 7 दिन किस में आ जाएगा, द्विगु समास में। नवरात्रि, 9 रात्रि का समूह, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट है समस्त पदों के उचित समास में निशान लगाइए। जैसे चौराया, 4 राहु का समूह, द्विगु समास। दोपहर, द्विगु समास है ना, दोपहर का समय, 2 काल का समय। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगाया हुआ है, और का साइन आएगा, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह का यूज होता है, जैसे राधा कृष्ण, माता पिता, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास, जिसमें ज़्यादातर शब्दों में आपको दिखेगा उपसर्ग का यूज़, ओके। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन है, प्रत्येक दिन, दिन में लग गया है प्रति उपसर्ग, जो कि अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है। गजानन, गज है जिसका आनंद, तो देखिए ये बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं दे रखा है, तो हमने इसे ड्रॉप कर दिया, ना कर्मधारय है ना अव्ययीभाव है। तो जिसके गज के समान सिर वाला गजानन यानी गणेश, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 84 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन, जिसमें एक कविता है जिसे रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तो जो सिद्ध निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। तो ये कविता है। अब देखेंगे कविता की क्वेश्चन। कविता में दिए गए शब्द तजो का अर्थ है, तजो अर्थात छोड़ दा, ठीक है। निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी कविता दिखाई गई कि आपके मन को निराश नहीं करना चाहिए। तो तजो का अर्थ है छोड़ना। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हम भी कुछ हैं, अपने ऊपर भी हमें अभिमान होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन में, कुछ असंभव नहीं है। तो आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ भी छोटे से लेकर के बड़ा काम होता है ना, वो करना चाहिए। आप अगर कुछ नहीं होंगे तो आपकी वैल्यू भी नहीं होगी समाज में। आप कुछ करेंगे तभी आपकी वैल्यू होगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब जिसके हाथ नहीं होते, जिसके पैर नहीं होते, जब वो इंसान कर सकता है, जो जिसके हाथ पैर होते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कोई भी असमान नहीं है, कोई भी भिन्न नहीं है, सब में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सब कुछ खो जाए पर क्या है जो नहीं खोनी चाहिए, अपना गौरव, मान सम्मान नहीं खोना चाहिए। जहाँ पर आपका मान सम्मान ना हो, आपका अपमान हो, तो वहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है। कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है। जहाँ पर आपका मान सम्मान ना हो तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मनुष्य को निराश क्यों नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने स्वयं विवेक और धीरजता के साथ समस्या का हल खोज सकता है, अतः उससे निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी आप निराश को नहीं अपनाएं। आप दुखी ना हो, आप कुछ भी बुरा ना सोचें, आप पॉजिटिव वे में सोचें और कुछ करने का प्रयत्न करें और उसके द्वारा अपना नाम कमाएं। कविता कि आप जब कुछ बनेंगे ना और अपना नाम होगा आपका, तो आपके पीछे जो लोग नहीं थे ना, वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो लोगों के पीछे ना भागे, अपने खुद के पीछे भागे और कुछ सिद्धि करें, ताकि वो लोग जिन्होंने आपको छोड़ा है वो आपके पीछे चलें। कविता के भाव अपने शब्दों में लिखिए। यह कविता मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रही है। अपने गौरव व स्वाभिमान की रक्षा के लिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यह कविता संघर्ष के क्षणों में संबल प्रदान करने वाली है। यह मानव को मानव होने का एहसास दिलाने वाली कविता है। सॉल्यूशन आप देखेंगे कार्यपत्र 86, जिसमें है दिए गए चित्र को देखिए और अपने मन से कहानी बनाइए, उसे शीर्षक भी दीजिए। तो ये कहानी आपको देख के चित्र में देखकर ही लर्न हो गई होगी, आपको याद आ गया होगा। ये कहानी मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखी है कहानी लेखन में, जिसमें देखिए एक जो खरगोश और शेर की एक कहानी है। तो चलिए पहले देखते हैं इस कहानी को। एक जंगल में एक शेर प्रतिदिन एक जानवर को बुलाकर बारी बारी से खाता था। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। वह शेर के पास देर से पहुंचा। शेर के पूछने से उसने बताया कि महाराज, आपसे भी ताकतवर एक और शेर है, उसने मुझे रोक लिया था। शेर को गुस्सा आया और बोला कि वह शेर मुझे देखना है, मैं उसे मार दूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, इसमें वह है शेर। शेर ने कुएं में झांका तो अपनी परछाई को शेर समझकर उसमें कूद गया। इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है और सभी जानवर खुश हो जाते हैं और खरगोश अपनी जान बचा लेता है। तो ये था इस कहानी का संपूर्ण सार, और शीर्षक आप दे दीजिए इसका चतुर खरगोश या शेर और खरगोश, ठीक है। चतुर खरगोश आप दीजिए, बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हैं, वे कार्य उनको न कर पाने के कारण दी गई सारणी में लिखिए। तो दूसरे शहर के लिए अकेले यात्रा, अकेले व छोटे होने के कारण नहीं जा पाते हम। मकान बनाने का कार्य क्योंकि हमें आता नहीं है। सांप पकड़ने का कार्य क्योंकि सांप से डर लगता है। तो ऐसे कोई भी 3 कार्य आपको बताने जो आप नहीं कर पाते हैं। और भी 3 नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो आप नहीं कर पाते हैं जिन काम को, तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्र 86 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 87, जिसमें है गद्यांश, जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप तनाव में हैं या फिर आपको किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है, तो जल्दी ही घर के किसी सदस्य को या फिर मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, तो किसी हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है। इनकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से डिप्रेस्ड हो ना, तो ऐसा कोई भी एक सदस्य देखिए जिससे आप बात कर सकें, जो आपकी बात सुन सके। और अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो आप अपने मित्र या आस पड़ोसी को भी शेयर कर सकते हैं कोई भी बात। आप अपने मन में लेकर के किसी भी बात को नहीं घूमें, तनावग्रस्त नहीं रहें। आप किसी एक पर्सन को भी बता देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो आप डिप्रेस जिसे समझ रहे हो आप, जिसके कारण आप तनाव है, आपको टेंशन है, तो क्या पता वो दूर हो जाए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है। आजकल तो हेल्पलाइन नंबर भी दिए जाते हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं, उनसे उसका सुझाव मांग सकते हैं। तो प्लीज़ घबराएं नहीं और तनावग्रस्त ना रहें, खुश रहें। आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं रहेगा। आप जब खुश रहने लगेंगे, आप अपने आप में बिज़ी रहने लगेंगे, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आपको टेंशन लेनी है या टेंशन किसी चीज़ के लिए सोचना है, ठीक है। आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो आपको अपने आप ही टेंशन नहीं होगी।
तो और किसी न किसी एक ऐसे सदस्य को ज़रूर अपने साथ में रखें, शेयर करें उस बात को, हर किसी बात को, ठीक है। यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें क्या करना चाहिए, यह बात अपने परिजन या करीबी मित्र को बता देनी चाहिए। यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन करना चाहिए। इस गद्यांश का भाव है, बच्चों को तनाव व घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में परिजन या मित्रों को बताना चाहिए। तनाव व घबराहट होने पर आप क्या करते हैं, अपनी मम्मी को बताते हैं, वह डॉक्टर के पास ले जाती हैं। आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे, उसके घर पर सूचना देंगे एवं किसी परिचित से सहायता मांगेंगे। कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है आइए कहानी पूरी करते हैं। तो आपको एक कहानी पूरी करनी है अपनी कल्पना के आधारित। जैसे एक दिन सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक उल्लू से हुई। उल्लू ने पूछा, चिड़िया रानी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने उससे कहा, मैं धरती पर आकाश महाराज का संदेश देने जा रही हूँ। उल्लू ने कहा, क्या संदेश है आकाश महाराज का? चिड़िया बोली, आकाश महाराज ने कहा है कि कल बहुत तेज वर्षा होगी, इसलिए धरती पानी भरने के लिए तैयार रहे। जब धरती पर चिड़िया पहुंची तो उसने देखा धरती पर जगह जगह कुएं व तालाब खोदे गए हैं। उनमें वर्षा का जल इकट्ठा करने की पूरी तैयारी है। उसने वापस जाकर आकाश से कहा, महाराज धरती माता पानी भरने के लिए तैयार है, आप वर्षा करने की तैयारी करें। तो इस तरह से आपको एक कल्पना के आधारित इस कहानी को पूरा करना था। तो इसी के साथ में आगे है पढ़िए और हंसिए। तो यहाँ पर एक संवाद दे रखा है, तो पढ़ना है आपको इसे। करण कह रहा है, अरे भाई आज तो गजब हो गया। वासु कहता है, क्या बात है? करण कहता है, मेरे कुत्ते ने डीजल पी लिया, तभी से वह चक्कर लगा रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। वासु कह रहा है, चिंता मत करो, जब डीजल खत्म हो जाएगा तब वह अपने आप रुक जाएगा। तो ये एक जोक था। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कहानी है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर के पास इकट्ठा होते। जब ये बात तेलानी राम को पता चली तो उससे लगा कि दाल में कुछ काला है। वह मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेनालीराम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र को बार बार दोहराए जा रहे हैं। तेनालीराम को पता चल गया कि वह बाबा ढोंगी है। अचानक तेनालीराम आगे बढ़ा। उसने बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, तेनालीराम चिल्लाया। सब चौंक गए। ये बाबा इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे धन्य कर देगा हमेशा के लिए। और तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी का बाल पाने के लिए भागदौड़ मच गई। भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो ढोंगी बाबाओं से दूर रहें। आजकल लोग बाबाओं के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं और फिर वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, क्योंकि बाबा अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करें, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई के स्वरूप अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अपने आप आपको सफलता मिलेगी। किसी बाबा के कहने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ बाबाओं से दूर रहें। आपने तो देखा ही होगा कई सारे बाबाओं की जो पोल खोलती आ रही है, तो उसमें कितने सारे बाबा क्या कुछ करते आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे दूर रहें और अपनी पढ़ाई करें। अपने जो घर में है, जैसे कोई बाबा को बहुत मानता है तो उससे भी कहे कि उन चीज़ों में ना पढ़ कर के अपने व्यवसाय, अपने काम को आगे करें। ज़रूर सफलता मिलेगी। किसी के कहने से आपको सफलता नहीं मिल सकती है और कोई भी अपना कुछ दे करके आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। तो प्लीज़ ढोंगी बाबाओं से दूर रहें। यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये लिखा हुआ ही ऐसा है, तो डबल लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी? क्योंकि वो एक ही मंत्र को बार बार दोहराया जा रहा था। इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? चतुर और बहादुर। तो आपको कभी भी बाबा को अगर पहचानना है ना, तो आप उनसे कुछ पर्सनली सवाल की जवाब मांगे, ठीक है? और तुरंत से, अगर वो तुरंत दे सकते हैं ना उस चीज़ को, नॉर्मली आंसर नहीं, मैंने आज क्या खाया होगा या मैं क्या कर रहा है, मेरे परिवार में क्या, ये वाले क्वेश्चन नहीं। आप पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछे जिनका सिर्फ आंसर आपको ही पता हो। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो बाबा ढोंगी है या बाबा ज्ञानवान है, ठीक है?
तो बाबा ढोंगी कैसे पता चला उसको कि वो एक ही मंत्र को बार बार दोहराया जा रहा था। कभी भी बाबाओं को ज्ञान नहीं होता है, और जिन बाबा को ज्ञान होता है ना, वो कभी भी अपने सामने भीड़ को एकत्रित नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? वो चतुर और बहादुर था, इसलिए उसने पकड़ा उस ढोंगी बाबा को। जब तेनालीराम को ये पता चला कि बाबा ढोंगी, तो उसने क्या किया, बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। यहाँ तेनालीराम ने चाबी किसे कहा है? दाढ़ी के बाल को। आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते? हम बाबा से सभी लोगों के सामने मंत्र वेदों पुराणों की जानकारी लेते और गांव के पंडित से प्रमाणित करवाकर बाबा ढोंगी है पुलिस को सूचना देकर पकड़वा देते। तो इन सब की जानकारी भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है बाबा अपना मंत्र जप रहा है और आपको जपवा रहा है तो उसे बहुत कुछ ज्ञान है। आप उससे वेद पुराणों की जानकारी लीजिए। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे वेद पुराणों से कि क्या उसको पता है इसका आंसर। आप कोई टिपिकल सा मंत्र पूछे उससे, क्या उसको लर्न है, क्या उसको पता है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो बाबा कैसा है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत आप जिन भी गांवों से बिलोंग करते हैं, शहरों से बिलोंग करते हैं, तो मैंने देखा है कि गांव और शहर के लोग आजकल बाबाओं के चक्कर में बहुत पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ कही है। तो ये कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन होता है डन। अब कार्यपत्रक 90 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ एक कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गार, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो ये कविता है। ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़िए और इसकी जो पंक्तियां हैं हम इस प्रकार लिखेंगे इसमें। तो आपको क्या करना है कि कविता से आपको विधा परिवर्तन करना है, यानी कहानी में चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए, अभी ना होगा मेरा अंत का अर्थ है अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मेरा अभी ना होगा मेरा अंत का अर्थ होता है मेरा अंत अभी नहीं होगा। आगे है, अभी अभी तो आया हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल बसंत, मेरे वन में बसंत ऋतु है, मेरा अंत कभी नहीं होगा, डालियों पर लगे हरे पत्ते व कलियां, अपना स्वप्न मृदुल कर मैं ही निदित कलियों पर फेरूंगा और एक मन प्रत्युष मनोहर जगह। तो आपको इस प्रकार लिखना है इन कविताओं को, इस कविता को विधा परिवर्तन करके। तो ये होता है कार्यपत्रक 90 का सॉल्यूशन।